सुप्रभात। मैं अर्जुन प्रसाद मिश्रा आज आप लोगों के समक्ष हिंदी विषय में कुछ पाठ्यक्रम के मुताबिक बताने आया हूँ। आईसीएसई काउंसिल में हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है, भाषा और साहित्य। पहले हम यह जान लें कि हिंदी है क्या। आप लोग हिंदी आपकी मातृभाषा है। आप शुरू से ही, बचपन से ही हिंदी पढ़ते आए हैं। हिंदी का अर्थ होता है जो वह भाषा जो हमारे अहंकार को दमन करते हुए हमारे अंदर गुणों का संचार करे। हिंदी भाषा और साहित्य, यह 2 अंग हिंदी के होते हैं। भाषा, प्रश्न यह है कि भाषा क्या है। वह प्रक्रिया, वह आधार, जो हमें, वह तरीका जिसके द्वारा हम अपने हृदय के अंदर विचारों का आदान प्रदान करते हों और वह दूसरों को अच्छी तरह समझ में आ जाता है, वह भाषा कहलाती है। भाषा को जब व्याकरण के नियमों में बद्ध कर दिया जाता तब वह साहित्य का रूप लेता है। अब प्रश्न है कि व्याकरण क्या है। भाषा में व्याकरण, जैसा कि आप जानते हैं, बी उपसर्ग के साथ आकरण जब लग जाता तब व्याकरण बनता। व्याकरण वह विषय है जो भाषा को अपने अनुरूप ढालकर साहित्य का रूप देता है। आईसीएसई काउंसिल ने भाषा के लिए 40 अंक और साहित्य के लिए 40 अंक निर्धारित किया है। आज हम सर्वप्रथम आप लोगों से भाषा के बारे में बताएंगे। हिंदी व्याकरणाचार्य, जिन्होंने मूल संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि से सीख लेते हुए आचार्य वेदानंद शास्त्री ने भाषा के बारे में यह बताया है कि जब हम भाषा को लिपिबद्ध करते हुए भाषा को विचार विनिमय का साधन बनाते हैं तब वह भाषा कहलाती है। भाषा और व्याकरण 2 अंग आपने समझा। अब व्याकरणाचार्य वेदांत शास्त्री के अनुसार व्याकरण को 5 अंगों में बांटा गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। इसी को महान इंग्लिश ग्रामेटिस्ट निस्फील्ड ने इसी को वर्ण विचार को ऑर्थोग्राफी, शब्द विचार को एटिमोलॉजी, वाक्य विचार को सिंटैक्स, छंद विचार को प्रोसोडी और चिन्ह विचार को पंक्चुएशन कहा है। हम क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में शब्द विचार और वाक्य विचार 2 से ही प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए अब हम शब्द विचार के बारे में चलें। शब्द वर्णों का वह समूह है जो वास्तविक अर्थ दे सके। अर्थ के विचार से शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वह शब्द होता जिसका कोई अर्थ होता है, निरर्थक वह शब्द होता जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आम एक सार्थक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक फल, लेकिन यही अगर हम अक कह दें तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए यह निरर्थक शब्दों में आता है। उसी तरह प्रयोग के आधार पर 2 शब्द के 4 रूप होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। प्रयोग के आधार पर तत्सम वह शब्द होता
जो संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है, जैसे गृह, जल, ये सब तत्सम शब्द हैं। लेकिन यही जब संस्कृत का वह अपभ्रंश रूप जो शब्द के रूप में प्रयोग होता, जिसे हम भाषा में शामिल करते हैं, वह तद्भव कहलाता है। जैसे गृह का घर हो जाता और जल का पानी। उसी तरह देशज वह शब्द होता जो देश और काल के अनुरूप अपने प्रयोग में रूप को बदलते रहता है। जैसे हम घर को कभी कभी घर ही प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी इसका आवास हो जाता है। कभी कुछ लोग झोपड़ी कह देते हैं, कभी कोई लोग कुटीर कह देते हैं। यह देशज शब्द है। विदेशज वह शब्द होता जो विदेशों से आया हुआ शब्द मूल रूप से उसी तरह हिंदी में प्रयुक्त होता है, जैसे स्टेशन। अगर इस विदेशज शब्द का हम हिंदी विश्लेषण करें तो हिंदी में अर्थ बहुत व्यापक हो जाता, जो प्रयोग में संभव नहीं है। जैसे धूम्र सकट विश्राम स्थान, यह संभव नहीं होता। इसीलिए हम मूल रूप से स्टेशन, टीचर, यही मूल रूप से प्रयोग में करते हैं। अब आ जाइए कि अर्थ के बनावट के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। लेकिन अगर बनावट के दूसरे रूप को देखें तो शब्द के 3 रूप होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ हुआ शब्द होता जिसके खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं हो। जैसे घर, अगर घर को हम दो भाग में विभाजित करें तो भ और र होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन यौगिक वह शब्द होता जिसका कोई खंड करने के बाद भी अर्थ निकल सके। जैसे पाठशाला। पाठ और शाला वह जगह जहाँ पर पढ़ाई होती हो उसे पाठशाला कहते हैं। यूँ तो कुछ लोग इसे योग रूढ़ का भी रूप दे देते हैं, लेकिन योग रूढ़ यह शब्द होता नहीं। योग रूढ़ वह शब्द होता जो अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखते हों। जैसे पंकज, पंक मना होता है कमल और ज मना होता है जन्मा हुआ। कमल में जिसका जन्म हो, कीचड़ में जिसका जन्म हो, वह कहलाता है कमल। यह विशेष रूप है और इसे हम योग रूढ़ की संज्ञा देते हैं। इसी तरह अगर हम वाक्य में चलें तो शब्दों का वह समूह जो एक उचित अर्थ दे सके वह वाक्य कहलाता है। वाक्य विश्लेषण में बहुत सारी प्रक्रियाओं पर, व्याकरण की रूपरेखा पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि अंग्रेजी के सेंटेंस में कर्ता के बाद क्रिया आती है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब। लेकिन हिंदी में क्रिया सबसे अंत में आती है। जैसे राम इज ईटिंग या राम इज अ बॉय, इसमें राम सब्जेक्ट है लेकिन इसके बाद तुरंत इज आ गया है। लेकिन इसी में राम एक लड़का है, जब हम यह पढ़ते हैं इसमें जो सहायक क्रिया है होती है वह अंत में आती है। उसी तरह अगर हम कहेंगे राम ईट्स मैंगो, यानी राम आम खाता है, यहाँ राम ईट्स मैंगो सब्जेक्ट के बाद ईट्स तुरंत आ गया है। सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब का स्थान होता, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो या प्रिंसिपल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में यह सिर्फ सहायक क्रिया कहलाती है। लेकिन हिंदी में अगर हम पढ़ें इसको तो इसमें होता है राम आम खाता है, यानी खाता है जो क्रिया है वह सबसे अंत में प्रयोग में आया है। अब हम
एक विशेष चीज़ जो आपको बताना चाहते हैं वह है कि हम कैसे लिखें जो कि हमें 100 में 100 नंबर आ जाए। इसमें हमें व्याकरण का मूल रूप से विशेष ध्यान देना होगा। व्याकरण जो कर्ता, क्रिया, कर्म और काल के बंधन से बंधा हुआ होता है, तभी वह शुद्ध वाक्य, जब हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर किसी वाक्य को लिपिबद्ध करते हैं तब वह वाक्य शुद्ध होता है। क्योंकि आपके व्याकरण से उसमें 10 नंबर के व्याकरण आते हैं। 10 नंबर के व्याकरण में कुछ तत्सम से तद्भव में बदलना, कुछ संज्ञा से विशेषण बनाना, कुछ क्रिया से विशेषण बनाना, कुछ मुहावरों का प्रयोग करना और कुछ अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ऐसा आता है। इसलिए हमें भाषा के साथ व्याकरण अति आवश्यक रूप से समझा जाना चाहिए। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में पहला जो होता है वह प्रस्ताव लिखने आता है, जिसमें कि शब्द बंधन होता है। वह 250 शब्द का होता है और उसके लिए 15 अंक निर्धारित होते हैं। अब थोड़ा सा भ्रम की स्थिति तब पैदा हो जाती कि कुछ लोग प्रस्ताव को ही निबंध मान लेते हैं। निबंध और प्रस्ताव में थोड़ा सा अंतर होता है। निबंध वह होता है जिसमें शब्द की संख्याओं का कोई बंधन नहीं हो, लेकिन प्रस्ताव में शब्द संख्या निश्चित होती है और उसी के अनुरूप हमें अपने विचार प्रकट करने होते हैं। 5 प्रस्ताव आपके पास लिखने आते हैं, जिसमें 3 प्रस्ताव होता है। एक लोकोक्ति पर आधारित कहानी होती है और एक उसमें चित्र के आधार पर आपको कल्पनाशील होते हुए अपने विचारों को व्यक्त करना है, जिससे कि वह चित्र के आधार पर आपकी कल्पना उसके साथ मिलती जुलती हो, उस घटना का वर्णन करती हो जिस घटना का चित्रांकन किया हुआ रहता है। इस 5 में आपको जो प्रथम 15 मिनट मिलता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, उस 15 मिनट में आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी होगी। इसमें हमें सबसे पहले उस 5 प्रस्ताव को देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा और उसमें जो प्रस्ताव हमें अच्छी तरह से हमारे जेहन में हो, हमारे मन में हो, जिसके प्रति हम अपना विचार प्रकट कर सकें, उसी का चयन लिखने के लिए करते हैं। उसके बाद अगर हम लोकोक्ति पर आधारित कहानी की बात करें तो उसमें एक ऐसी कहानी लिखनी पड़ती है, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा होता है कि दिए गए लोकोक्ति को आधार मानकर 250 शब्दों की एक कहानी लिखें। तो कहानी ऐसी होनी चाहिए जो उस लोकोक्ति को सिद्ध करता हो। उस लोकोक्ति का अर्थ जो होता है वह उसमें कहानी का शिक्षा का रूप ले लेता है। प्रश्न यहाँ पर 2 है कि अगर लोकोक्ति और मुहावरा या तो दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मुहावरा और लोकोक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। मुहावरा वह होता है यानी वह वाक्यांश जो अर्थ में अधूरा हो लेकिन वह अलग से समझ में आ जाता हो। उसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में अपने बड़े बूढ़ों के द्वारा दी गई सीख को अपनाते हैं। जैसे आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी हमें जमीनी सच्चाई का ज्ञात होना होता है, लेकिन लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता जो अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर अलग अर्थ रखता हो। जैसे
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ साधारण है कि हम अगर किसी चीज़ को सोच लें, समझ लें, देख लें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास करें तो वह लक्ष्य हमें अवश्य प्राप्त होगा। इस तरह जब हम यह सोच लेते हैं, जब हम किसी कर्म के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति कर्म करने को उद्यत होते हैं, तब हमारे अंदर वह लक्ष्य प्राप्त होना निश्चित हो जाता है। अतः हमें लोकोक्ति का चयन करते समय यह अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसी कहानी हो जिसकी शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो और वह शिक्षा उस कहानी को बिल्कुल ही पुष्ट करती हो। दूसरा जो प्रश्न होता वह एक पत्र होता है जो दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। यह 7 नंबर का होता। इसमें शब्द संख्या तो नहीं होती, लेकिन कम से कम हमें 120 शब्द में इसे लिखना पड़ता है। औपचारिक वह शब्द होता जिसका एक रेखा चित्र बना हुआ होता है, जिसके आधार पर हमें लिखना पड़ता। उसमें किसी भी दफ्तर के पास, स्कूल के प्राचार्य के पास या किसी भी अधिकारी के पास शिकायत करने हेतु वह पत्र लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले हम बाईं ओर ऊपर में अपना पता, जिसको कि हम उसके भेजने वाले अपना पता लिखते हैं। उसके बाद जो पाने वाला है उसका पता सेवा में के द्वारा देते हैं। जैसे हमें यह किसी भी विद्युत अनुमंडलाधिकारी के पास विद्युत की अनियमित आपूर्ति के लिए अगर कोई शिकायत करनी हो तो हमें सबसे पहले ऊपर में बाईं ओर सबसे ऊपर अपना पता लिखना होता है। उसके नीचे सेवा में श्रीमान विद्युत अनुमंडल पदाधिकारी यह शब्द संबोधित होता है। उसके बाद शुरू के संबोधन शब्द होते हैं, जैसे विदित हो कि मेरे क्षेत्र में विद्युत की अनियमित आपूर्ति होती रहती है, जिससे हमें पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ होती है। इसी तरह से और अंत में हम सिर्फ अपना नाम, आज्ञाकारी या विश्वासी लिख कर देते हैं। इस तरह पत्र की समाप्ति होती है और उसके बाद जो 10 नंबर का होता वह सिर्फ अपठित एक गद्यांश होता। उस अपठित गद्यांश के आधार पर उसमें 5 प्रश्न होते हैं, जिसको कि हमें 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उस अपठित गद्यांश के का संकेत लेते हुए, उसका अर्थ समझते हुए उसी के अनुसार हमें उसका उत्तर देना पड़ता है। लेकिन हमारे छात्र गलती कहाँ कर जाते हैं कि वो अपठित गद्यांश का ही शब्द सीधा सीध उसके उत्तर में उतार देते हैं, जिससे कि उन्हें कम नंबर मिलता। अगर हम उसे अपने शब्द में बदल कर लिखें, क्योंकि प्रश्न पत्र के ऊपर में ही लिखा रहता है कि यथासंभव अपने ही शब्दों में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अगर हम अपने शब्द में बदलकर उस गद्यांश को पढ़कर और अपने शब्द में बदलकर उस प्रश्न का उत्तर दें तो शायद हमें 10 में 10 नंबर मिलेगा। 8 नंबर में 4 क्वेश्चन होता है, जिसमें कि तत्सम से तद्भव में बदलना 2 नंबर का, मुहावरे का प्रयोग करना 2 नंबर का, विशेषण बनाना 2 नंबर का और 2 नंबर का अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए होता है। इस तरह 40 नंबर की
भाषा होती है। इसके अलावा आपके मन में प्रश्न होता होगा कि 40 नंबर तो भाषा का हो गया, 40 नंबर साहित्य का हो गया, तो 20 नंबर कहाँ गया जो 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। तो 20 नंबर आपको जो परियोजना कार्य दिया गया है उस पर 20 नंबर होता है, जिसका कि परियोजना कार्य के लिए मैंने पहले ही आपको प्रेषण कर दिया है, ऑनलाइन प्रेषण कर दिया है। उसे बोर्ड के लिए बना लेंगे और उसी को देखकर आपके उत्प्रेषण जांच परीक्षा यानी सेंटअप टेस्ट में उससे उसी को चेक करके 20 नंबर में से नंबर मिलेंगे। अब दूसरा आया साहित्य। साहित्य में आपके पास एक ही पुस्तक चलती है, वह है साहित्य सागर, जिसके 2 भाग होते हैं, पद्य भाग और गद्य भाग। गद्य भाग से 3 प्रश्न और पद्य भाग से 3 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 10-10 नंबर का होता है, जिसमें दोनों ही भाग से यानी गद्य भाग और पद्य भाग दोनों से मिलाकर 4 क्वेश्चन आपको देने पड़ते हैं, जो प्रत्येक 10 नंबर का होता है। उन गद्य भाग और पद्य भाग में कहानीकार का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। उसी तरह पद्य भाग में भी कवि का परिचय देते हुए हमें कवि का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर इन नियमों का पालन करें तो हमें 100 में 100 नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ का एक दुर्भाग्य कहा जाए कि बच्चे हिंदी को, चूंकि इनकी मातृभाषा है, इसे आसान समझते हुए इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने वर्ग में आपको इतना पढ़ा दूँ, इस तरह से लिखवा दूँ कि थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें तो 100 में 80-90 नंबर आपको आ जाते हैं। और यह मेरे विद्यालय का एक रिकॉर्ड रहा है कि हिंदी में सर्वोच्च अंक 95 यानी 95, 96, 97, 98 तक उठ जाते हैं। हमें लिखने में 2-3 बातों पर ध्यान देना पड़ता है। जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमें उन प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले देना पड़ता है जिस पर हमें फुल नियंत्रण हो, जिसके बारे में हम शुद्ध और अच्छी लिखावट में मात्रा की बिना गलतियां किए सारे प्रश्न उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। जिससे क्या होता है कि परीक्षक आपके अनुकूल हो जाते हैं और बाद में दिए गए प्रश्नों का जवाब अगर थोड़ी बहुत गलती भी होती है तो बच्चों के स्वाभाविक भूल को समझते हुए उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर शुरू में ही आपके उत्तर गलत हो गए तो परीक्षक विपरीत आपके हो जाते हैं और वो ध्यान देकर मात्राओं की गलतियों पर ध्यान देने लगते और उसे बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली यानी कड़ाई से जांच करने लगते हैं और आपको नंबर कम आ जाता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि हमें उन्हीं प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले लिखना है जिसे मैं अच्छे से, जिस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो और जिस पर हम अच्छे से अपना विचार व्यक्त कर सकें। वैसे तो नियम यह है कि सबसे पहले हमें प्रस्ताव ही लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें हम अपने विचार आसानी से प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रश्न का समझना जरूरी होता है। आगे चलकर हम यह देखेंगे कि हम वाक्य को, जैसे कुछ तकनीकी भ्रम होती है, जैसे मैंने बताया कि प्रस्ताव और निबंध में दो अंतर होता है, उसी तरह संधि और समास में भी अंतर होता है। उसी तरह वाक्य प्रयोग में काल का नियंत्रण
जरूरी होता है, इसलिए काल के बारे में जानना होता है, क्रिया के बारे में जानना होता है। उसके बाद हमें यह देखना पड़ता कि काल के अनुरूप, आपके संज्ञा के अनुरूप, क्रिया के अनुरूप हमारा वाक्य बन रहा है नहीं। इसके लिए कर्ता के नए चिन्ह का प्रयोग, संधि और समास में अंतर, यह सारी चीज़ें समझनी जरूरी होती है। अतः हम उम्मीद करेंगे कि अगली क्लास में मैं आपको साहित्य के बारे में बताऊं, जो इसमें समझ में नहीं आवे अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा। धन्यवाद।